हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन एकेडमी। आप सभी का सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो थीम है वो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। वन लाइनर्स में पढ़ेंगे सारा, एलएलएम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जर्मनी को बिलोंग करता है। इसका जो मेन थीम है वो है एंशिएंट सोसाइटीज़ और वहाँ के उस टाइम के लीगल इंस्टीट्यूशंस। इसके जो प्रोपाउंडर हैं जिन्होंने आइडिया कंसीव करा था वो है मॉन्टेस्क्यू। जो इसके फादर हैं जिन्होंने ये आइडिया पॉपुलर करा है वो है सेविग्नी। और इसका जो मेन प्रेमाइस है वो है पास्ट ऑफन एक्सप्लेन्स द प्रेजेंट मोस्ट विविडली। मतलब हमारा जो पास्ट है वो हमारी आज की सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। इनका जो मेन एम्फेसिस है, जो इनका मेन थॉट है वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस के आसपास ही घूमता है। और ये नेचुरल स्कूल, एथिकल स्कूल जो रेनेसांस पीरियड को बिलोंग करता है, और एनालिटिकल स्कूल जो ब्रिटेन को बिलोंग करता है, उसका रिएक्शन है। इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो है मॉन्टेस्क्यू और ये फ्रेंच फिलोसोफर हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लीडर रहे हैं। इनका क्लासिक वर्क है स्पिरिट ऑफ लॉस। यहाँ पर इन्होंने पहली बार कस्टम्स की और ट्रेडिशंस की बात करी थी और इन्होंने फाउंडेशंस ले करी थी कंपैरेटिव एंड सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के लिए। ही वॉज अगेंस्ट नेचुरल लॉ। नेक्स्ट जो हमारे जूरिस्ट हैं वो है एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ब्रिटेन को बिलोंग करते हैं। इनका क्लासिक वर्क जो है वो है रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। बेसिकली इन्होंने अपने इस काम में, अपने इस थीसिस में इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जमकर क्रिटिसाइज करा है और इन्होंने ब्रिटेन के लॉ को भी यही बुलाया है कि ब्रिटेन का लॉ धीरे धीरे अपने कस्टम और अपने ट्रेडिशन से ही उसका ग्रोथ हुआ है। इनका जो दूसरा काम है वो है विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी। और इनको किस लिए याद किया जाता है? ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर कैथोलिक एमेंसिपेशन के लिए, वॉरेन हेस्टिंग्स की इम्पीचमेंट जो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर, उसके लिए, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये स्टॉन्च ऑपोजिशन में रहे हैं और उसके लिए। इनको मॉडर्न कंजर्वेटिज्म का फिलोसफिकल फाउंडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे जूरिस्ट हैं वो है सेविग्नी। जर्मनी में उस टाइम पर नेपोलियन बोनापार्टे ने पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में करने के लिए अपने नेपोलियन कोड को अप्लाई करना शुरू कर दिया था। और सेविग्नी जर्मनी में उस नेपोलियन कोड को पूरी तरह से, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो ये कहते थे कि फ्रांस का लॉ है, ये जर्मनी पर कैसे अप्लाई हो सकता है? जर्मनी के लोगों के लिए वहाँ का अपना लॉ होना चाहिए और वो आपको कहाँ से मिलेगा? जो जर्मनी के कस्टम्स हैं और जर्मनी के जो ट्रेडिशंस हैं। तो जर्मनी की जो लैंग्वेज है, जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, वो बेसिकली नेपोलियन बोनापार्टे डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जो हम होने नहीं देंगे। ऐसा सोच सेविग्नी का था। इन्होंने रिवोल्ट करा नेपोलियन कोड के अगेंस्ट और इन्होंने एक स्लोगन रेज करा, जर्मनी फॉर जर्मन्स, एंड इट रिजल्टेड इन पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो उस वजह से, चलो इनके जो क्रिटिसिज्म था उस वजह से, या जिनका इनका प्रोटेस्ट था उस वजह से नेपोलियन कोड तो नहीं अप्लाई हुआ। पर हाँ, प्रोफेसर थिबॉट को, जो हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी में उस टाइम पर काम करते थे, उनको बोला गया कि चलिए आप जर्मनी के लिए कोड बना दीजिए। और उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने नेचुरल लॉ के बेसिस पर जर्मनी का कोड लिख दिया। और सेविग्नी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक पैम्पलेट के थ्रू, जिसका नाम है वोकेशन ऑफ आवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस, उसके थ्रू प्रोफेसर थिबॉट का जो जर्मन कोड है, जो नेचुरल लॉ की फिलॉसफी पर बेस्ड है, उसको जमकर उन्होंने क्रिटिसाइज करा। इसीलिए सेविग्नी को हिस्टोरिकल स्कूल का फादर भी कहते हैं। डॉक्टर एलन इन्हें डार्विनियन बिफोर डार्विन कहकर बुलाते हैं। इनका जो क्लासिक वर्क है वो है हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडल एजेस, सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ एंड लॉ ऑफ पोजेशन। और ये पहला ऐसा इनका थीसिस है जहाँ से इन्होंने स्टार्ट करा है हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस को। इनके हिसाब से जितना भी लॉ बनता है दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, जिसको ये वॉकजिस्ट कहकर बुलाते हैं। अगर आप वॉकजिस्ट का मतलब अच्छे तरीके से जानते हैं तो वॉकजिस्ट बेसिकली लोकगीत को बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोकगीतों के थ्रू ही जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं ये आगे अपनी जनरेशन्स को दिए जाते हैं। अपने कस्टम्स जो हैं आगे जनरेशन को हम सक्सेशन में देते हैं और उन्हीं कस्टम और उन्हीं ट्रेडिशन के बेसिस पर हमारा बनता है हिस्टोरिकल स्कूल। ये कहते हैं कि जैसे जैसे ग्रोथ होती है सोसाइटी की, वैसे वैसे कस्टम ग्रो करता है और लॉ ग्रो करता है। और जैसे जैसे एक नेशन अपनी नेशनैलिटी खो देता है, किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं ये पॉइंट, कि जो नेपोलियन कोड है अगर जर्मनी पर अप्लाई हो गया तो जर्मनी अपनी नेशनैलिटी जर्मन होने की खो देगा और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, वो इसके साथ, नेपोलियन कोड के साथ खत्म हो जाएगा। तो इनके हिसाब से वॉकजिस्ट क्या है? वॉकजिस्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर विल। डेफिनेटली कोडिफिकेशन के अगेंस्ट थे, क्योंकि रोमन लॉ को, मिडल एजेस के रोमन लॉ को उन्होंने बहुत थॉरली स्टडी करा था। तो ये मानते थे कि रोमन लॉ ही एक ऐसा
इनएविटेबल टूल है जिससे जर्मन लॉ का डेवलपमेंट हो सकता है। इनके हिसाब से कस्टम सुपीरियर है और इन्होंने एक ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करा था सोशोलॉजिकल स्कूल के लिए, जो रॉस्को पाउंड का जो उसके फादर हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच के लिए जिसे हेनरी मेने ने आगे डेवलप करा है, अमेरिकन रियलिस्ट थ्योरी को इन्होंने ग्राउंड दिया जिसके फादर जस्टिस होम्स हैं, और एक सोशियोलॉजी थ्योरी ऑफ लॉ जो एनरिच जो इनके डिसाइपल हैं उनको इन्होंने ग्राउंड दिया हिस्टोरिकल स्कूल से कि वो अपनी अपनी थ्योरीज को फर्दर डेवलप कर सकते हैं। जब इनको क्रिटिसाइज किया जाता है तो प्रोफेसर एकॉन कहते हैं कि आप मुझे एक बात बताइए, रोमन लॉ कैसे जर्मनी के लॉ के साथ एक तालमेल बिठा पाएगा? तो आप कैसे कह सकते हैं कि वही एक ट्रू वॉकजिस्ट है? दूसरा, आप जर्मनी के जो लेजिस्लेशन है, जर्मनी की जो उनके जुडिशियल डिसीजंस है, आप उनको टोटली इग्नोर कर देते हैं। रॉस्को पाउंड अपने सोशोलॉजिकल स्कूल में सेविग्नी को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहते हैं कि सेविग्नी जो कस्टम और ट्रेडिशंस को अलाउ कर रहे हैं, तो बेसिकली ये स्लेवरी और बॉन्डेड लेबर जो चली आ रही है आज तक, ये उसको भी इनडायरेक्टली इंकरेज ही करते हैं। प्रोफेसर पोकनोव कहते हैं कि बेसिकली सेविग्नी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि नेशनल क्या है और यूनिवर्सल क्या है। नेक्स्ट आते हैं हेनरी मेने। हेनरी मेन जो है उन्हें सोशल डार्विनिस्ट भी कहकर बुलाया जाता है। इनका क्लासिक वर्क है एंशिएंट लॉ, विलेज कम्युनिटीज, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डिसर्टेशन ऑन अर्ली लॉ एंड कस्टम्स। बेसिकली इन्होंने एक कंपैरेटिव रिसर्च मेथड है जो इंट्रोड्यूस करा है ये सिस्टम लीगल हिस्ट्री में। इन्होंने हिंदू, रोमन, एंग्लो सैक्सन, हिब्रू, जर्मैनिक कम्युनिटीज़ का पूरा एनालिसिस करा है। इसीलिए इन्होंने एक जो अपने थीसिस बनाए हैं वो एक रैशनल अप्रोच पर बनाए हुए हैं, जो इतने सारे स्कूल्स को एनालाइज करने के बाद एक क्रक्स पर पहुंचते हैं। और इनके हिसाब से वो क्रक्स क्या है, इन्होंने बोला कि मैंने हर कस्टम को एनालाइज करा, हर ट्रेडिशन को एनालाइज करा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो जर्मनी का है, चाहे वो रोम का है, तो उन पे एक सिमिलैरिटी ये है कि सबसे छोटे लेवल पर होती है पेटर फेमिलियर, उससे एक फैमिली का ग्रुप बनता है। वो फैमिली ग्रुप एक अपना क्लैन बनाता है, जैसे वो जैन कहकर बोलते हैं। ये सारे क्लैन मिलकर ट्राइब्स बनाते हैं और सारे ट्राइब्स मिलकर एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हेनरी मैंने जो कहते हैं कि दिस इज हाउ सोसाइटीज डेवलप। तो वो कहते हैं कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ हैं उनका जो मूवमेंट है अभी तक, हिदर टू का मतलब है इनके स्टेटमेंट में अभी तक, फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट रहा है। जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो जुडिशियल एक्टिविज्म आर्टिकल 13 दैट इज स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। इंडस्ट्रियल लेबर रिफॉर्म जितने भी हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद दैट इज स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले जो हमने करा था इंडिपेंडेंस के बाद अबॉलिशन ऑफ जमींदारी दैट इज ऑल्सो फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे आगे का नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, पर इनिशियली मैंने जितना एनालाइज करा है उस तरह से सोसाइटीज़ जो प्रोग्रेस होती हैं वो अभी तक जिस बेसिस पर होती हैं वो है फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आपको पता ही होगा कि लॉर्ड मैकॉले इंडिया आए थे, फर्स्ट लॉ कमीशन के मेंबर रहे हैं वो, उन्होंने ही इंडियन पिनल कोड को कोडिफिकेशन उसका तैयार करा है। तो लॉर्ड मैकॉले के सक्सेसर रहे हैं हेनरी मेन। इन्होंने बोला कि प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ का जो डेवलप होने का तरीका है वो 3 तरीके से होती है। नंबर 1 लीगल फिक्शन की थ्योरी से होती है, नंबर 2 इक्विटी की थ्योरी से होती है, और नंबर 3 लेजिस्लेशन की थ्योरी से भी होती हैं। इनके स्कूल को एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल भी कहा जाता है क्योंकि ये साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी को एनालाइज करते हैं। साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स ह्यूमन सोसाइटीज प्लस कल्चर। नेक्स्ट है हमारे सर फ्रेडरिक पोलक। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जब हम पढ़ते हैं तो इन्हीं की डेफिनेशन है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने इंग्लैंड के लॉ को एनालाइज करा है और उन्होंने यही बोला है कि कस्टम एंड ट्रेडिशंस ही मेन सोर्स होते हैं किसी लॉ के डेवलप होने पर, और इनका फेमस वर्क है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, होपफुली आया ही होगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।